नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं सृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश जो कि है कल की तैयारी। यहां पे हम बात करेंगे कि आगे किस तरीके की मार्केट की चाल देखने को मिल सकती है, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स जो हैं आपके रेडार पे होने चाहिए और उनको लेकर क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। इसको लेकर हमारे अपने गेस्ट से भी बात करेंगे, पर आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या और हम डिस्कस करेंगे इस शो के दौरान। सबसे पहले टेलीकॉम कंपनियों ने जो जमा की है रकम 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए, उसमें कौन कौन से नाम सामने निकल कर आए हैं, कितनी उन्होंने रकम जारी की है, क्या उसको लेकर स्टॉक में मूव देखने को मिला है और आगे की चाल कैसे डिफाइन करें उस पे हम बात करेंगे। वहीं क्रूड की कीमतों में फिर से तेजी लौटती हुई हमें दिखी है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्रूड बहुत बड़ा मूवमेंट फिलहाल नहीं दिखाया है। जी हाँ, निचले स्तरों से रीबाउंड जरूर देखने को मिला है। आगे की क्या चाल रहे इस पे भी हम चर्चा करेंगे और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए पर अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज अगर ग्लोबल संकेत देखें तो वो पूरे ही समय भारतीय बाजारों के जो पूरा समय था ट्रेडिंग का, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे और कुछ बेहतरीन सेक्टर्स जो हैं वो निचले स्तरों से अच्छी तरीके से रीबाउंड किए हैं। जहां पे सबसे आगे देखें तो आज आईटी और मेटल पैक जबरदस्त तरीके से उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल से भी काफी अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिला है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 670 अंकों की यहाँ पे हमने तेजी देखी है और वहीं निफ्टी में करीब 230 अंकों का उछाल देखने को मिला है और डिसाइसिवली हमने 16,250 का स्तर जो है वो पार किया है। आइए कुछ स्टॉक्स भी आपके लिए हाईलाइट कर दे तो निफ्टी, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, ये निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स थे। तो क्लियरली फाइनेंशियल्स, आईटी और मेटल, ये तीन सेक्टर्स ने निफ्टी को सहारा दिया है। वहीं अगर हम बात करें कुछ लुढ़कने वाले शेयर्स की तो जाते जाते नाम कुछ ज्यादा लिस्ट में शामिल जरूर हो गए, पर कहीं ना कहीं ये मार्केट को नीचे नहीं ला पाए, जिसमें कि ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी और नेस्ले। तो ऑटो पैक आज इतना अच्छी तरीके से रफ्तार में नहीं देखने को मिला। वहीं एफएमसीजी और फार्मा पैक से भी थोड़ा सा हमने दबाव देखा। ये थी रही आपके लिए मार्केट की बात और मार्केट की चाल। पर मार्केट की जो ब्रेथ थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से बुल्स के फेवर में थी और उसको लेकर हमने काफ़ी एक्शन होते हुए देखा। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें आज कुछ टेलीकॉम कंपनीज की, तो आज 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए ईएमडी केंद्र सरकार के पास जो है टेलीकॉम कंपनीज ने जो है वो जमा करवाई और किस पर टेलीकॉम कंपनीज ने कितनी रकम जमा कराई और उनको किस तरीके के प्लान्स जो हैं उनकी तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये जो खबर आई थी वो मार्केट क्लोज होने के आसपास आई थी और उसके बाद स्टॉक में भी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला इसी खबर के चलते। आइए चलते हैं मेरे सहयोगी सौमित के पास, जो कि ये पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। टेलीकॉम कंपनीज ने ईएमडी, जिसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहा जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिपॉजिट कर दिया। अब ये ईएमडी अमाउंट जो होता है वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के पहले टेलीकॉम कंपनीज को डिपॉजिट करना पड़ता है और ये जनरली इंडिकेट करता है कि कितने अमाउंट का स्पेक्ट्रम वो इंटेंड करते हैं बाय करने का स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। अब अडानी डेटा नेटवर्क ने सिर्फ 100 करोड़ का ईएमडी डिपॉजिट किया है, तो जो थंब रूल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में सिर्फ 875 करोड़ रुपीज़ का स्पेक्ट्रम खरीदना चाहते हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अडानी डेटा नेटवर्क्स का कोई भी प्लान नहीं है कंज्यूमर बिजनेस में घुसने का। इनफैक्ट वो एंटरप्राइज बिजनेस में भी वो शायद कैप्टिव नेटवर्क के लिए ही ये स्पेक्ट्रम यूज़ करे, क्योंकि इतने कम स्पेक्ट्रम के साथ वो शायद कमर्शियल लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे। भारती एयरटेल की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो ईएमडी अमाउंट डिपॉजिट किया वो करीब 5,500 करोड़ का है, जो कि प्रीटी मच इन लाइन है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। और इसका मतलब ये होता है कि वो करीब 48,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदने चाहते हैं, जिससे वो पैन इंडिया 5G नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उनका जो टेलीकॉम आर्म है रिलायंस जियो, उन्होंने जो ईएमडी अमाउंट डिपॉजिट किया है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 14,000 करोड़ का। इसका मतलब ये होता है कि वो करीब 1,22,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एनालिस्ट के एस्टिमेट्स के सामने। आखिर में अगर हम वोडाफोन आइडिया की अगर बात करते तो उन्होंने एक मॉडेस्ट अमाउंट डिपॉजिट किया करीब 2,200 करोड़ का। जिसका मतलब ये होता है कि वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन
में करीब 19,250 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदना चाहते हैं। अब इससे वो शायद पैन इंडिया बेसिस पे 5G नेटवर्क ना खड़ा कर पाए, बट सिलेक्टेड सर्कल्स में 5G सर्विसेज ज़रूर शुरू कर पाएंगे। और एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि मोस्ट लाइकली वो 17 की सर्कल्स पे फोकस करेंगे अभी के लिए। धन्यवाद सौमित, पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ये टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा देखने को मिला है एक बड़ी खबर 5G स्पेक्ट्रम को लेकर, और स्टॉक में रिएक्शन भी हमें देखने को मिला। आइए गेस्ट्स जानेंगे कि किस तरीके का, कितनी बड़ी इस खबर को लेना चाहिए और स्टॉक के लिहाज से क्या होनी चाहिए रणनीति। उससे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं। आज शो में हमारे जो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले शर्मिला जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही किरण जानी भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। सबसे पहले शर्मिला, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अगर हम मार्केट्स की बात करें, पहले मैं मार्केट्स पे आप दोनों से ही एक बार राय लेना चाहूँगी और फिर उसके बाद हम ये 5G स्पेक्ट्रम की जो खबर आई है इस पे भी एक आपसे टेक ज़रूर लेंगे। शर्मिला, मार्केट के लिहाज से जो हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि HDFC के बैंक के जो नतीजे थे उन्होंने निराश किया, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक स्टेलर मूव हमें देखने को मिला। और दूसरा, कुछ जो और सेक्टर सामने निकल कर आए हैं जैसे कि IT हो गया और साथ ही मेटल पैक, इसकी तेजी पे आप कितना भरोसा कर रही हैं और कितनी स्टीम जो है, जो एक तेजी हम देख पा रहे हैं वो बाकी है? ओवरऑल आई थिंक मार्केट में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले हफ्ते हम लोग इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार कर रहे थे, और डेटा कुछ खास अच्छा नहीं आया ग्लोबली। जिस तरह से US में इन्फ्लेशन का डेटा आया, तो उससे साफ जाहिर हुआ कि फेड जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, दैट साइकिल विल कंटिन्यू। बट अमेजिंगली आई थिंक ये चीज है सामने आई कि मार्केट्स ने इस चीज को कहीं ना कहीं डिस्काउंट किया था, इसलिए हम वहां से बहुत ज्यादा हम गिरे नहीं। एंड इनफैक्ट इस हफ्ते वी हैव रियली बिल्ट ऑन द काइंड ऑफ मार्केट दैट वी हैड लास्ट वीक। तो आई एम नॉट लुकिंग एट इट एज अ सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट, क्योंकि मुझे लगता है कि सेक्टर शायद रोटेशन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई लार्ज कैप IT के खराब नतीजे आए तो शायद फिर से हम वहां पर करेक्शन देख सकते हैं, बट दैट विल ओनली गिव अस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक सेक्टर्स विल रोटेट। आज फार्मा थोड़ा वीक था, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो फार्मा में इन्वेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि अगर आपका रुपी वीक है तो आपको जो एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स है उनमें निवेश करना चाहिए, उसमें फार्मा एक है। सो दो फार्मा वाज वीक टुडे, आई वुड थिंक वो फ्लेवर में फिर से आ सकता है। तो सेक्टर्स में चेंज। बैंकिंग, आई थिंक HDFC बैंक के एक्चुअली नतीजे मुझे तो पसंद आए, सो आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अ मार्केट, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग राय रहती है, और कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगा, कहीं खरीदारी होगी। बट ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि मार्केट इज ऑन अ मच इज sort of trying to build on their gains, और ऐसे लग रहा है कि अभी 16,000 निफ्टी सस्टेन कर सकता है। ओके, तो मार्केट्स पे नज़रिया जो है पॉजिटिव ही रखना चाहिए। एक स्ट्रेंथ ज़रूर देखने को मिल रही है, पर सेक्टर चर्निंग जो थी वो हम लगातार होते हुए भी देख सकते हैं आने वाले समय में। आज जैसे कि फार्मा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट उसका पोजीशन व्यू देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव है, और IT और मेटल जो हैं आज तेज़ दौड़ लगाते हुए ज़रूर नज़र आए, बट इस पर इतना भरोसा अभी तो नहीं किया जा सकता। पर चलिए किरण, एक बार आपसे राय लेंगे, लेवल्स के लिहाज से कौन से ऐसे लेवल्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि निफ्टी की बात करें तो डिसाइसिवली उसने 16,200 का स्तर जो है वो तोड़ा भी है और फिर उसको होल्ड भी किया है। कौन से नए टारगेट्स निकल के सामने आ रहे हैं और बैंक निफ्टी पे कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए? गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी अभी जिस जंक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 100 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप 10 जून का एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, एक बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि 16,180 वाली निफ्टी सीधी ओपन होने के टाइम पे 15,800 के आसपास ओपन हुआ था। तो ये जो बड़ा गैप था वो उस गैप को फील कर दिया है और कंफर्टेबली, जैसे आपने बताया, 16,200 के ऊपर एक क्लोजिंग है। तो एक साइकोलॉजी सपोर्ट था। प्रीवियसली हमने देखा था कि 16,200 तोड़ नहीं रहा था मार्केट और वहां से मल्टीपल टाइम बाउंस हो रहा था। तो वो जो एक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब वो वापस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। साथ ही साथ अगर आप लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो वहां पे काफी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। साथ ही साथ आप अगर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड
हो रहा है, क्योंकि नीचे से जिस तरह की रिकवरी हमने देखी है। साथ ही साथ आप विक्स देखोगे तो 17-18 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग करने के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए आप। 16,200 16,100 के आसपास अगर कोई डिप आता है तो वहां हमें एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में जिस तरह से हम टारगेट देख रहे हैं 16,400 450 तक की रेंज हम देख रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू करंट मार्केट प्राइस से तो मैं निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं कहूंगा। नीचे अगर 16,100 तक डिप मिलता है तो वहां पे हमें लेना चाहिए 16,000 का एक स्टॉप लॉस लेके, और ऊपर में जो टारगेट बन के हमें आ रहा है वो 16,400 से 500 के बीच में है। अगर मैं बैंक निफ्टी करूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी देखा जाए तो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल पैटर्न भी ब्रेकआउट किया है। तो बैंक निफ्टी लुक्स प्रॉमिसिंग। अगर वो 35,500 का एक हर्डल है वो क्रॉस होते ही यहाँ पे हम एक बड़ी तेजी देख सकते हैं, जहाँ पे 36,000 तक के टारगेट है। सो बैंक निफ्टी में आप एग्रेसिव लॉन्ग कर सकते हैं 35,500 के ऊपर। ठीक है, तो 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में एग्रेसिव लॉन्ग्स करने की सलाह आ रही है। 36,000 के वहाँ पे आप टारगेट्स लगा सकते हैं। निफ्टी में अच्छा बाइंग लेवल होगा 16,100 16,000 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर वहाँ से 16,400 तक के आप टारगेट्स ध्यान में रखिए। पर किरण, एक बार आपसे जो टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी कंपनीज हैं उन पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, अब तक जो मार्केट का मूवमेंट आया उसमें रिलायंस का सपोर्ट हमें नहीं देखने को मिला, बट आज मार्केट खत्म होते होते तक खबर आई कि जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है, जिसके लिए 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो बोलियां लगाई हैं, कुछ रकम उन्होंने सरकार को दी है। अभी तक अदानी को बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा था, बट उन अदानी की तरफ से केवल 100 करोड़ रुपए आए, और इसके चलते हमने भारती एयरटेल और रिलायंस में मूव देखा। कितना भरोसा करना चाहिए ये दोनों ही काउंटर्स के मूव में, और क्या रिलायंस के लिए स्पेसिफिकली यहाँ से एक ट्रेंड चेंज होता हुआ हम देख सकते हैं क्या? तो पहले मैं भारती के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि भारती के ऊपर लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था कि 630 640 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं से हमें देख रहे हैं कि एक बाउंस आया है। साथ ही साथ आप डेली चार्ट पे देखोगे तो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बना हुआ है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, तो भारती लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। कोई भी डिप आता है तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 620 के नीचे रख सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल बुलिश पैटर्न भी दिख रही है, हमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी दिख रही है। तो ऊपर में जो गैप है 690 700 तक का, तो वहां तक के लेवल्स हमें भारती एयरटेल में दिख रहे हैं। अब रिलायंस की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस में काफी प्राइस करेक्शन हमने देख लिया है, अपनी सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें सो 2350 2360 के आसपास मल्टीपल बॉटम बने हैं, और कैंडलस्टिक्स फ्रंट पे भी हम देखें तो वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी हुई है। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा हमारा 2440 जैसे ही क्रॉस करता है रिलायंस, तो वहां पे एक बार हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 2400 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, और 2440 के ऊपर वी आर एक्सपेक्टिंग अ सुपीरियर रैली इन रिलायंस, जहां पे हम 2580 2600 तक के टारगेट भी देख रहे हैं। सो रिलायंस में हमारा कंडीशनल बाय रहेगा 2440 के ऊपर। ठीक है, तो भारती एयरटेल का जो सेटअप है वो पॉजिटिव ज़रूर लग रहा है, पर रिलायंस के लिए जो एक अहम स्तर है वो 2440 है, वो पार कर जाए उसके बाद एक पोजिशनल व्यू रिलायंस पे भी आप ले सकते हैं। पर चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पे क्रूड की कीमतों में फिर से हमें एक तेज़ी लौटती हुई दिखी है। पर इसके पीछे की वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व मोहन। क्रूड में फिर क्यों तेज़ी आ रही है, और अभी हम देखें तो क्रूड करीब 2 से 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजहें? देखिए, अक्रॉस द कमोडिटी मार्केट में आज तेजी दिख रही है, उसी का फायदा यहाँ पर क्रूड को भी मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से नरमी आई है उससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। $104 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया है, 99 के ऊपर WTI क्रूड भी आ गया है। हालांकि ये तेजी टिकाऊ इसलिए नहीं दिखती क्योंकि चीन से मांग को लेकर चिंता लगातार बरकरार है, और हाल में जो बाइडेन की जो ट्रिप थी सऊदी खाड़ी देशों में, उससे उम्मीद ये की जा रही है कि उन देशों की तरफ से, ओपेक मेंबर्स की तरफ से आगे चलकर उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा लीबिया से खबर एक ये आ रही है कि वहाँ बंद पड़े कुछ ऑयल फील्ड को वापस से शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम खबरें हैं जो ऊपरी स्तरों पर क्रूड पर फिर से दबाव बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि क्रूड कीमतें जो आज तेजी आई है वो टिकाऊ नहीं लगती। आज की तेजी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की वजह से आई है। ओके, धन्यवाद विश्व मोहन, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए। तो आपके मुताबिक जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो तेज़ी है उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है थोड़ी नरमी देखने को ज़रूर मिले, और डॉलर इंडेक्स में जो कमज़ोरी आई है उसके चलते ये क्रूड में हम तेज़ी देख रहे हैं। किरण, आपने सुना कि क्या कुछ बड़ी वजहें क्रूड की चाल के लिए निकल कर आ रही हैं?
कितना सहमति रखते हैं आप विश्व मोहन और जो बाकी के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं उससे? कि अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल ब्रांड क्रूड है उसके ऊपर अगर हम चार्ट देखें या तो WTI के ऊपर चार्ट देखें तो अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर में जब तक $100 क्रॉस नहीं करता है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि क्रूड में प्रेशर बना रहेगा। तो और जिस तरह का फॉल भी आया है तो कोई वी शेप रिकवरी या तो वी शेप फॉल हम नहीं देख रहे। वी आर एक्सपेक्टिंग $100 $90 के बीच में एक बार के लिए क्रूड जो है वो कंसोलिडेट होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारे फेड साहब की मीटिंग भी है। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि $100 और $90 के बीच में क्रूड कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, तो क्रूड अभी कंसोलिडेशन जो है कच्चा तेल दिखा सकता है, तो ये आपके लिए राय निकल कर आ रही है। पर चलिए अब फिर से इक्विटी मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। एफएमसीजी दिग्गज HUL कल अपने नतीजे पेश करने वाला है, पर नतीजों से क्या अनुमान लगाया जा रहा है और उसको लेकर ब्रोकरेजेस क्या राय दे रहे हैं, ये सभी डिटेल्स बताने के लिए मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए क्या उम्मीदें हैं HUL से? HUL जो FMCG मेजर कंपनी है वो अपने Q1 FY23 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखें तो जो नंबर्स है दिस टाइम अराउंड डिसेंट नंबर्स बोल सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 6% की है और ओवरऑल जो मार्जिन्स है वहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो अप्रैल में तो कंटिन्यू हुई थी, उसके बाद थोड़ी कूल ऑफ हुई है, पर तब तक तो इन्फ्लेशन थी और कंपनीज ने प्राइस हाइक भी ली थी, तो मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन है। 50 बेसिस पॉइंट की इबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। 23.4% इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड वर्सेस लास्ट ईयर जो रिपोर्ट किया था कंपनी ने 23.9%। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% पे। भूलिए मत लास्ट टाइम जो वॉल्यूम ग्रोथ था काफ़ी हाई बेस था, 9% की थी, तो ये टाइम वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% वॉल्यूम ग्रोथ। सेगमेंट की बात करें, होम केयर सेगमेंट में मोमेंटम इंप्रूवमेंट दिख सकेगी क्योंकि रीओपनिंग हुआ था और कोई कोविड-19 इम्पैक्ट भी नहीं था ये टाइम Q1 में, तो वो एक फैक्टर है जो होम केयर सेगमेंट के लिए अच्छा कर सकता है। और पर्सनल केयर और सोप सेगमेंट में कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली थी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी वजह से डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। पर्सनल केयर सेगमेंट में मेनली प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए, तो रॉ मटेरियल आउटलुक क्या है कंपनी का, डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन ट्रेंड्स क्या देखी कंपनी ने, और आउटलुक क्या है कंपनी का न्यूट्रिशन बिजनेस पे, और लास्टली कमेंट्री जो है रूरल और अर्बन डिमांड में अब वो कैसे शेप आउट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं HUL से वॉच आउट करने के लिए। धन्यवाद विनी, पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर इस पे शर्मिला एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, नतीजों का अनुमान तो हमने सुना, इस बार क्योंकि Q1 में बहुत सारे चैलेंजेस थे कंपनी के लिए तो वो उससे फाइट कर रहे थे, बट एक पॉजिटिव बात ये हुई है कि पाम ऑयल प्राइसेस में गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने में करीब 21% का करेक्शन दिखा दिया है। इसको लेकर HUL जैसी कंपनी ने करीब 16% का मूव भी दिखाया है पिछले एक महीने में। नतीजों को ध्यान में रखते हुए और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे की चाल आप कैसे देख रही हैं? HUL का प्राइस जो है कितना कुछ फैक्टर इन ऑलरेडी कर चुका है, इस पे आपका क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉक्स लाइक HUL वो हमेशा इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करते हैं। तो समझिए आज आपने लिया और फॉर वट एवर रीजंस अगर उनके नतीजे खराब आए तो उससे आप डरिए मत, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो इस तरह के स्टॉक्स हमेशा इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करते हैं। कमिंग टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ क्वार्टरली अर्निंग्स, हमने देखा है कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर काफी नेगेटिव कमेंट्री आई, नॉट फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर बट रियली यूनिलीवर और नेस्ले और इस तरह की जो ग्लोबल एमएनसीज है उनसे, गिवन द फैक्ट कि वो किस तरह का इन्फ्लेशन ट्रेंड देख रहे थे ग्लोबली। तो आई थिंक ये चीजें अब बदली है और जैसे आपकी कमेंट्री ने भी कहा कि रूरल डिमांड और किस तरह का आता है और ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप इवन इन द अर्बन कॉन्टेक्स्ट, ये देखना आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री, बिकॉज आई थिंक नंबर्स आर वन थिंग, वो हिस्टोरिकल है और जैसे कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन इज गोइंग टू शो इट्स पेन, मार्जिन पर भी उनका उसका इम्पैक्ट दिखने वाला है। वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो तो सिंस इट्स फ्रॉम अ हायर बेस तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, बट आगे चलकर कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आर दे सीइंग कि जिस तरह की उनकी कमेंट्री थी इन्फ्लेशन को लेकर, डू दे रियली सी थिंग्स कमिंग sort of in control over the next 3-4 months, और क्या उनकी what are the trends they are spotting, especially in terms of rural India, और किस तरह का urban take off भी है in some of their product categories.
So I think that commentary is very important, but I would continue to be positive on HUL. ठीक है, तो HUL पे पॉजिटिव ही नज़रिया बरकरार है। नतीजों का अनुमान तो हमने आपको बताया ही, बट ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पर चलिए, अब वक्त हो चला है VIP शेयर्स का। आइए हम अपने गेस्ट से जानते हैं कौन से हैं उनके VIP शेयर्स। किरण, सबसे पहले आपसे जानेंगे। तो ओवरऑल शुगर सेक्टर के अंदर हमें लग रहा है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है वो अब लग रही है कि पैन आउट हो रही है। द्वारकेश शुगर की अगर मैं बात करूं तो हमने प्रीवियसली देखा था कि 147 तक का एक शार्प प्राइस हमने देखा था, वहां से स्टॉक 84 आया। अब 84 के लेवल से अगर आप देखो, स्लो एंड ग्रेजुअली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे क्लियरली आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखेगा और मोमेंटम इंडिकेटर स्लोली एंड ग्रेजुअली अब बुलिश जोन के अंदर आ रहे हैं। सो 113 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएंगे। 123 तक के हमारे टारगेट है और 108 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो बैंकिंग के अंदर से है। आईसीआईसी बैंक की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में रीटेस्टिंग हुआ था 744 तक, और वहां से अगर हम देखें तो स्टॉक में आज एक अच्छा बढ़िया तेजी देखने को मिली और जो एक इंपॉर्टेंट हाइस था 2 दिन पहले का, उसको भी क्रॉस कर दिया है। सो ओवरऑल सेटअप अच्छा है। यहाँ पे भी मोमेंटम इंडिकेटर आप देखोगे तो बुलिश जोन के अंदर है और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है हमें लग रहा है कि ऊपर में जो डेली चार्ट पे एक गैप था वो गैप फील करने के लिए ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो 772 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 830 तक के हमारे टारगेट है और स्टॉप लॉस के हिसाब से 744 हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो 2 काउंटर्स निकल कर आ रहे हैं किरण के VIP शेयर। सबसे पहले द्वारकेश शुगर और दूसरा ICICI बैंक पे पॉजिटिव हैं। पर शर्मिला, इसके साथ आपसे भी जानना चाहेंगे कौन से हैं आपके VIP शेयर्स? Yes, तो मैं आई एम गोइंग विद IRCTC। दिस इज ऑफ कोर्स अ लॉन्ग टर्म कॉल। जैसे कि सभी जानते ही है कि ये एक मोनोपोली बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि टिकटिंग, केटरिंग एज वेल एज सर्विंग वाटर ऑन ट्रेन, उसकी मोनोपोली IRCTC के पास है। तो वो आगे चलकर वो हमेशा उसका एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है। लेकिन ये पूरे पैंडेमिक में ये चीजें सॉर्ट ऑफ हिट हुई थी और रेगुलेटरी कंसर्न्स एक्सेट्रा। लेकिन अब धीरे धीरे थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। वेदर इट इज जिस तरह की टिकट बिक्री हो रही है, कि फिर से केटरिंग चालू हुई है, पानी की बिक्री भी चालू हुई है ट्रेन पर, तो बिजनेस इज स्लोली गेटिंग बैक टू जो प्री पैंडेमिक लेवल था उस पर। तो अगर इसी तरह चीजें रही तो FY23 IRCTC के लिए एक अच्छा साल साबित हो सकता है। इफ हम पैंडेमिक सिचुएशन से निकलकर इफ कोविड एंडेमिक हो जाता है तो थिंग्स विल सॉर्ट ऑफ गेट बैक टू नॉर्मल और वहाँ उससे काफी IRCTC को बेनिफिट मिलेगा। उनकी जो स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन थी, जिस वजह से स्टॉक में काफी लोगों को काफी पसंद आया था और बाइंग देखी थी हमने IRCTC में, दे विल रीस्टार्ट दोस। तो आई थिंक वो एक मोमेंटम फिर से वो स्टॉक में वापस आ सकता है और अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। So I think you can buy the stock at this level. Let's not forget कि ये almost 50% करेक्ट हुआ है from its 52 वीक high. तो मुझे लगता है कि आप IRCTC को खरीद सकते हैं ये लेवल पे विद अ टारगेट क्लोजर टू 800 विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो शर्मिला को पसंद आ रहा है IRCTC। आने वाले 10 से 12 महीने के लिए 800 रुपए के टारगेट्स अब जरूर ध्यान में रखें। पर चलिए, इसी के साथ शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। किरण और शर्मिला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को कल की किस तरीके से तैयारी करनी है उस पर राय देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मार्केट और उससे जुड़ा पूरा अपडेट्स लेके हम ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।